Hello students, today I am going to start third unit of IPC and the first topic which I will discuss today is theft। पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे चोरी है। जो थर्ड यूनिट है बेसिकली ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी की बात करता है, संपत्ति से संबंधित जो अपराध होते हैं उसके बारे में थर्ड यूनिट में बताया गया है। सेक्शन 378 में थेफ्ट को डिफाइन किया गया है, चोरी को 378 में परिभाषित किया गया है। एक सिंपल टर्म में अगर हम चोरी को बताना चाहें तो इन सिंपल टर्म थेफ्ट मीन्स टू मूव एनी मूवेबल प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अनदर पर्सन विदाउट हिज कंसेंट। कोई चल संपत्ति किसी दूसरे के कब्जे से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना बेईमानी से हटाने को चोरी कहा था। ठीक है, चोरी को डिफाइन किया गया 378 में और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 378, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। जो कोई दूसरे के कब्जे से कोई चल संपत्ति बेईमानी पूर्ण आशा रखते हुए ऐसे लेने के लिए हटाता है वह चोरी का अपराध करता है। ठीक, तो 378 की जो डेफिनेशन दी गई इसके अकॉर्डिंग किसी दूसरे के पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी चल संपत्ति होती है, जिसके पोजीशन में प्रॉपर्टी होती है उसकी कंसेंट के बिना उस प्रॉपर्टी को मूव किया जाता है, हटाया जाता है। जैसे प्रॉपर्टी को मूव कराया जाएगा, हटाया जाएगा, चोरी का ऑफेंस हो जाता है, थेफ्ट का ऑफेंस हो जाता है। ठीक है, जैसे ए बी के जेब में हाथ डालता है इस इंटेंशन से कि जेब में जो भी बी के पैसा होगा हम उसको निकाल लेंगे, उसका यूज करेंगे। ठीक, तो जैसे यहाँ पर ए बी के जेब में हाथ डालता है और जेब से पैसे निकाल लेता है तो चोरी का ऑफेंस कर लेता है, क्योंकि बी के पास वो प्रॉपर्टी थी, ए बेईमानी का आशा रखता था, बी के कब्जे से प्रॉपर्टी को हटाता है, जैसे ही प्रॉपर्टी को हटाता है 378 के अकॉर्डिंग चोरी का ऑफेंस कर जाता है। ठीक है, अब जो डेफिनेशन दी गई है 378 में उसके अकॉर्डिंग इसके 5 इसेंशियल एलिमेंट निकल के आते हैं चोरी के। ठीक है, चोरी के ऑफेंस के लिए 5 इसेंशियल एलिमेंट निकल के आते हैं। जो पहला इसेंशियल एलिमेंट है चोरी के लिए दैट इज प्रॉपर्टी मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ एनी अदर पर्सन। जो प्रॉपर्टी है वो किसी और के कब्जे में होनी चाहिए। ठीक, तो फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट द प्रॉपर्टी शुड बी मूव फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एनी अदर पर्सन। ठीक, तो किसी और के पोजीशन में प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर खुद के पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी चोरी नहीं की जा सकती है, किसी और के पोजीशन में हो एंड पोजीशन में भी वैलिड और इनवैलिड। जो पोजीशन है, जो कब्जा है वो लॉफुल भी हो सकता है, अनलॉफुल भी हो सकता है। और यहाँ पे सिर्फ पोजीशन की बात की गई है, जिसके कब्जे में कोई प्रॉपर्टी है वो उसका ओनर भी हो, उसका मालिक भी हो, ये रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि व्यक्ति उसका मालिक भी हो, सिंपल सी रिक्वायरमेंट है कि उसके कब्जे में प्रॉपर्टी हो। तो किसी के कब्जे में भी कोई प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को उसके कब्जे से हटाया जाता है तो चोरी का ऑफेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो फिजिकली किसी की कस्टडी में होनी चाहिए। ठीक, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रॉपर्टी किसी के पोजीशन में होनी चाहिए। ठीक, ये चोरी का ऑफेंस ये ओनरशिप के अगेंस्ट में नहीं होता है, पोजीशन के अगेंस्ट नहीं होता। ठीक है, आपके कब्जे में प्रॉपर्टी है, कोई भी उसको लेके जाएगा तो वो चोरी का ऑफेंस करता है। ठीक है, नाउ जो सेकेंड इसेंशियल एलिमेंट है इसका टेकिंग विदाउट कंसेंट। ठीक है, जो ये प्रॉपर्टी है किसी के कब्जे से, इस प्रॉपर्टी को उसकी कंसेंट के बिना हटाया जाता है। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट ऑफ थेफ्ट इज दैट द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन शुड बी मूव विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन इन पोजीशन। ठीक है, तो जिस व्यक्ति के पोजीशन में प्रॉपर्टी होती है उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना उसको हटाया जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो कंसेंट है इट में बी एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड। ठीक है, 5वां स्पष्टीकरण दिया गया है इसमें कि जो कंसेंट है वो उस व्यक्ति की होनी चाहिए जिसके पोजीशन में प्रॉपर्टी है, या उसकी तरफ से अगर कोई ऑथराइज है कंसेंट देने के लिए तो उसकी कंसेंट के बिना होने चाहिए। एंड कंसेंट में भी एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड। जो कंसेंट होती है वो एक्सप्रेस अभिव्यक्त हो सकती है या इम्प्लाइड ये विवक्षित भी हो सकता है, मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों ही हो सकता है। और कंसेंट जैसे आपने सेक्शन 90 पढ़ा है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए कि फियर में कंसेंट, अगर कंसेंट से प्रॉपर्टी लेके जाया जाता है तो वो फ्री कंसेंट होगी तभी कंसेंट मानी जाएगी। अगर डरा के प्रॉपर्टी लेके गया है कोई भी किसी और तरीके से जो सेक्शन 90 में बताया गया। ठीक है, तो सेक्शन 90 के अकॉर्डिंग कंसेंट
ये फ्री होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए, ठीक। तो कंसेंट के बिना प्रॉपर्टी को जो व्यक्ति लेगा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कंसेंट दे दिया, वो अथोराइज नहीं है, कोई अनअथोराइज पर्सन अगर कंसेंट देता है तो कंसेंट माना नहीं जाएगा, ठीक। जो व्यक्ति अथोराइज है कंसेंट देने के लिए उसी की कंसेंट होनी चाहिए, और एक्सप्रेस एम्प्लॉयड भी हो सकती है। जैसे एम्प्लॉयड कंसेंट कब होती है, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपका फ्रेंड है, आप उसके घर आते जाते हो, कभी भी कभी आपको आवश्यकता पड़ती है तो उसकी बुक लेके चले जाते हो, उसकी बाइक लेके चले जाते हो, ठीक है। तो अगर आप किसी दिन जाते हो आपके फ्रेंड के घर और वहाँ पर उसकी बाइक होती है, आप बाइक लेके चले आते हो बिना उससे पूछे भी, क्योंकि फ्रेंड आपका वहाँ पे था नहीं, ठीक है, आप उसको लेके चले आते हो। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपको एक इम्प्लाइड कंसेंट अपने फ्रेंड की थी कि हम उसकी छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, बाइक साइकिल या बुक, ये सब हम उससे पूछे बगैर भी ला सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक इम्प्लाइड कंसेंट है आपके फ्रेंड की तरफ से कि आप उसके कोई इस तरह की कोई प्रॉपर्टी आप लेके जा सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे दिखाना होगा कि अगर आप लेके गए हो तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारे रिलेशन ऐसे थे कि हम मान सकते हैं कि हमारे लिए इम्प्लाइड कंसेंट थी कि हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड इसेंशियल होगी विदाउट द कंसेंट। अगर कंसेंट है, प्रॉपर्टी विद कंसेंट गई है और बाद में व्यक्ति लौटा नहीं रहा है, तो यहाँ पे चोरी का ऑफेंस नहीं होगा। जिस वक्त प्रॉपर्टी को हटाया गया है उस वक्त ही विदाउट कंसेंट प्रॉपर्टी हटाई जानी चाहिए, ठीक। देन द थर्ड इसेंशियल एलिमेंट मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो चल संपत्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट कुड ओनली बी ए मूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी स्टोलन, ठीक। तो चोरी के ऑफेंस के लिए जरूरी है कि जो संपत्ति है वो अचल संपत्ति होनी चाहिए, वो अचल संपत्ति नहीं हो सकती, ठीक। तो चल संपत्ति क्या हो सकती है, आईपीसी में सेक्शन 22 में उसको डिफाइन किया गया, 22 में परिभाषित किया गया है कि चल संपत्ति क्या हो। 22 के अकॉर्डिंग मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स corporeal property of every description except lands, things attached to earth or anything permanently fastened to things attached to earth। भूमि, भूमि से जो जुड़ी होती भूबद्ध होती हैं, या भूमि से जुड़ी हुई चीजों से जो चीज अस्थायी रूप से बधी होती हैं, इनको छोड़ करके बाकी सारी संपत्ति चल संपत्ति मानी गई, ठीक। तो लैंड, जो भूमि होती है, जमीन, ये चल संपत्ति नहीं है, ये अचल होती है, इसलिए लैंड की चोरी नहीं हो सकती, ठीक। थिंग्स अटैच टू अर्थ, जो चीजें भूबद्ध हैं, जैसे पेड़ होते हैं, थिंग्स, पेड़ जमीन से जुड़ा होता है, मकान होता है वो जमीन से जुड़ा होता है, तो पेड़ या मकान की चोरी नहीं हो सकती क्योंकि ये अटैच होते हैं पृथ्वी से। इसी तरीके से जो पृथ्वी से अटैच चीजें होती हैं, इनसे जो परमानेंटली चीजें बधी हुई होती हैं, जैसे मकान में खिड़कियां होती हैं, खिड़कियां परमानेंटली बधी होती हैं मकान के साथ में, तो खिड़की की भी चोरी नहीं होती, ठीक है। वो भी क्योंकि अचल संपत्ति होती है, तो जब तक वो मकान का पार्ट है वो अचल संपत्ति ही माना जाएगा। हाँ, जिस वक्त आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जिस वक्त प्रॉपर्टी को हटा रहे हैं, अगर खिड़की को काट के मकान से अलग कर दिया गया तो अचल संपत्ति बन जाएगी। इसी तरह पेड़ है, पेड़ जब तक जमीन से जुड़ा हुआ है वो अचल संपत्ति है, पेड़ को जैसे काटा जाएगा वो पेड़ जमीन से अलग हो जाएगा, और जमीन से अलग होते ही भर में वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा, चल संपत्ति बन जाएगा। तो उस वक्त जब आप पेड़ को लेके जाओगे तो वो थेफ्ट कहलाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी इसमें चल संपत्ति। इसी तरह जमीन है, लैंड, ठीक। भूमि क्योंकि अचल संपत्ति, आप उसकी चोरी नहीं कर सकते, बट जमीन से आपने मिट्टी खुदाई करके जैसे उसको अलग किया मिट्टी को, उसको आप लेके जा रहे हो तो चोरी हो जाएगी, क्योंकि अब वो चल संपत्ति बन गई, ठीक है। तो जो इसी तरह पत्थर, जो पत्थर होते हैं चल संपत्ति है, नमक है, ठीक है, गैस है, ठीक, जो गैस सप्लाई होती है मीटर के थ्रू, पाइप के थ्रू, उसकी भी चोरी हो सकती है, ठीक है। वाटर की भी हो सकती है, अगर इलीगल तरीके से आपने वाटर को सप्लाई करा लिया है, वाटर यूज कर लिया है, ठीक, विदाउट कनेक्शन, तो इसकी भी चोरी हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, कि कोई भी चल संपत्ति होनी चाहिए, अचल संपत्ति की चोरी नहीं हो सकती, ठीक है। आइडल्स, जो मूर्तियां होती हैं, क्या इनकी चोरी हो सकती है? यस, इनकी चोरी हो सकती है, ठीक है। डेड बॉडी जो होती है वो ह्यूमन बीइंग में भी नहीं आता, वो प्रॉपर्टी में भी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए डेड बॉडी अगर कहीं पड़ी हुई है तो डेड बॉडी कोई लेके जाएगा तो वो भी चोरी नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी वो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। नाउ फोर्थ, डिसऑनेस्ट इंटेंशन ऑफ टेकिंग प्रॉपर्टी, ठीक। डिसऑनेस्ट इंटेंशन ऑफ टेकिंग प्रॉपर्टी, संपत्ति को ले जाने का बेईमानीपूर्ण
आशय, ठीक है। द फोर्थ इसेंशियल एलिमेंट है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ठीक है, ऑफ टेकिंग द प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को ले जाने का बेईमानीपूर्ण आशय। अब बेईमानी क्या होती है, ठीक है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्या होता है, ठीक है। सेक्शन 24 आईपीसी में डिसऑनेस्ट इंटेंशन को डिफाइन किया गया है। इसके अकॉर्डिंग इफ एनी एक्ट इज डन विद इंटेंशन टू cause wrongful gain or wrongful loss to any person, such act is said to done dishonestly। अगर कोई कार्य किसी को सदोष लाभ या किसी को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से किया जाता है तो ये कहा जाता है कि ये कार्य बेईमानी पूर्वक किया गया है। तो बेईमानी में होने के लिए जरूरी होता है कि जो भी प्रॉपर्टी हटाई गई है, प्रॉपर्टी को हटाने के टाइम पर रॉन्गफुल गेन किसी को पहुंचाने का इंटेंशन है। रॉन्गफुल गेन मतलब कि वो गेन हासिल करने का वो लॉफुली इंटाइटल नहीं है, फिर भी उसको गेन हासिल हो रहा है, ठीक है। तो जो व्यक्ति भी लॉफुल तरीके से प्रॉपर्टी को इंटाइटल नहीं पाने के लिए वो अगर उसको गेन करेगा तो ये रॉन्गफुल गेन होगा, और इस इंटेंशन से अगर प्रॉपर्टी को गेन किया जाए तो बेईमानीपूर्ण माना जाएगा। इसी तरीके से रॉन्गफुल लॉस हो सकता है कि प्रॉपर्टी किसी को है उसको मिलनी चाहिए लेकिन गलत तरीके से उसको प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर दिया था, उससे वंचित कर दिया था, तो वहाँ पे रॉन्गफुल लॉस हो जाता है, ठीक। तो बेईमानीपूर्ण आशय तभी होगा जबकि या तो रॉन्गफुल गेन पहुंचाने के इंटेंशन से प्रॉपर्टी को हटाया गया हो या रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने के इंटेंशन से हटाया। जैसे अगर ए बी के घर में जाता है, ठीक, ए बी के घर में जाता है और चुपके से बी के अलमीरा में जो पैसे रखे हुए थे लेके निकल के चला आता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, ए जो पैसा बी के अलमारी से लेके आया है, ठीक, अपने यूज के लिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, पैसा क्योंकि बी का है तो उस पर अधिकार बी का है, ठीक। उस पैसे को ए ने हटा लिया और खुद उसका यूज किया, तो यहाँ पर जो ए को पैसा हासिल हुआ, जो गेन हुआ, ये रॉन्गफुल गेन है, ठीक, क्योंकि गलत तरीके से उसने बी की प्रॉपर्टी हासिल की है। अगर हाँ ए ने पैसा मांगा होता, ए ने कुछ किया होता, फिर भी इसको उसके बदले में पैसा देता तो रॉन्गफुल गेन नहीं, वो लॉफुल गेन था। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी को लॉस हो रहा पैसे, क्योंकि उस पैसे के लिए इंटाइटल बी था, उसका पैसा था, उसको मिलना चाहिए था, उसको रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, ठीक। और जो ए है जो प्रॉपर्टी वहां से लेके गया उसके पास से उसको रॉन्गफुल गेन हो रहा है क्योंकि गलत तरीके से वो बी के कब्जे से प्रॉपर्टी को लेके जाता है। ये हमेशा साबित किया जाता है कि रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस का इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है। बिना इस इंटेंशन से अगर कोई प्रॉपर्टी लेके चला जाता है, ठीक है, कि इस उद्देश्य लेके चला जाता है कि चलो अभी प्रॉपर्टी यहाँ पे है, अभी वो कहीं बेची, हम इसको लेके जाते हैं फिर वापस ला के दे देंगे, ठीक। तो अगर इंटेंशन नहीं है, अगर बेईमानी का इंटेंशन नहीं है तो वहाँ पे चोरी का ऑफेंस नहीं होगा, ठीक। तो चोरी का ऑफेंस होने के लिए डिसऑनेस्ट इंटेंशन का साबित किया जाना जरूरी है। सिर्फ प्रॉपर्टी उठा के लेके जाने भर से ही ये चोरी में नहीं आएगा, वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टी व्यक्ति ले गया है उसके पीछे उसका रॉन्गफुल गेन पहुंचाने का इंटेंशन था या रॉन्गफुल लॉस, दोनों जरूरी नहीं है। प्रॉपर्टी जब लेके जाया जाता है तो किसी को भी रॉन्गफुल गेन हो रहा है, गलत तरीके से लाभ हो रहा है, तब भी वो चोरी में आ जाएगा, या गलत तरीके से नुकसान ही केवल किसी को हो रहा है, लाभ किसी को नहीं हो रहा है, तब भी वो चोरी की कंडीशन में आ जाएगा, ठीक। तो दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दोनों है तब भी ठीक है, दोनों नहीं। जैसे अगर ए बी के पास से कोई प्रॉपर्टी लेके जाता है, सपोज एक मोबाइल लेके जाता है और मोबाइल को कहीं पे फेंक देता है, ठीक, नदी में फेंक देता है, उसको तोड़ देता है। अब यहाँ पर ए को खुद तो कोई गेन नहीं हुआ, बट बी की मोबाइल उसने तोड़ दी है, वहां से पहले से निकालता है, निकाल के लेके जाता है, फेंक देता है, ठीक। अब यहाँ पर क्योंकि बी को लॉस हो रहा है इसलिए चोरी का ऑफेंस बन जाएगा, क्योंकि बी के कब्जे से वो मोबाइल हटाई जाती है और बी को यहाँ पे लॉस हो, भले ही एक को वहाँ पे फायदा नहीं हुआ, बी ने उसका यूज नहीं किया, उसको फेंक देता है, फिर भी यहाँ पे क्योंकि बी को लॉस हो रहा है इसलिए मान लिया जाएगा कि बेईमानी पूरा आ सकता है। तो बेईमानी साबित करनी जरूरी है, बेईमानी तभी साबित होगी जबकि रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने का इंटेंशन। इस पर एक केस है, केन मेहरा बसी स्टेट राजस्थान का है। द अक्यूज एक एयरफोर्स ऑफिसर था और एक पायलट था उसमें, ठीक है, ट्रेनिंग ऑफिसर है, ठीक है। तो एक प्लेन को ये अपने साथ लेके चला जाता है अनऑथराइज तरीके से, ठीक है, टू के प्लेन फॉर एज अनऑथराइज फ्लाइट, ठीक है। अनऑथराइज मतलब अपराधिकता, उसको अथॉरिटी नहीं दी गई थी कि इस प्लेन को आप यहाँ पे लेके जाओ, वो अनऑथराइज तरीके से विदाउट एनी परमिशन वो प्लेन को लेके चला जाता है, पाकिस्तान चला जाता है, फिर उसके बाद वहां से वापस भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर मान लिया गया कि ये जो प्लेन को पायलट बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी कंसेंट के लेके गया हुआ था, ये चोरी में आ जाता है। क्यों? क्योंकि बिना परमिशन के वो अपनी पर्सनल यूज के लिए उसको पाकिस्तान लेके गया था प्लेन को, तो यहाँ पे उसको रॉन्गफुल गेन हो रहा था
और क्योंकि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी तो यहाँ पे गवर्नमेंट को भी यहाँ पे सरकार को स्टेट को लॉस हो रहा था। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पर रामफुल गेन पहुँचाने का इंटेंशन था, इसलिए केन मेहरा के केस में जो पायलट था उसको चोरी के लिए दोषी माना गया। ठीक, तो प्लेन की भी चोरी हो सकती है अगर ये दिख जाता है कि यहाँ डिसऑनेस्ट इंटेंशन से प्रॉपर्टी लेके गया है कोई व्यक्ति और किसी दूसरे के पोजीशन से, किसी दूसरे के कब्जे से प्रॉपर्टी लेके जाता है, तो यहाँ पर चोरी का ऑफेंस हो जाता है। ठीक है, नाउ जो पांचवा एसेंशियल एलिमेंट है मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक, मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का हटाया जाना। द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ थेफ्ट इज द मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, संपत्ति का हटाया जाना जरूरी होता है, मतलब एक जगह संपत्ति पड़ी हुई जैसे उसको मूव कराया जाएगा, थोड़ा सा भी मूव कराया जाएगा तब भी वो एसेंशियल ये कंप्लीट हो जाता है और चोरी का ऑफेंस हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में थोड़ा डिफरेंस ये है कि इंग्लिश लॉ में प्रॉपर्टी को परमानेंटली हटाना जरूरी होता है, जबकि इंडियन लॉ में जो प्रॉपर्टी होती है वो परमानेंटली हटाई जाना जरूरी नहीं होता, टेम्परेरी भी हटाई जाती है, थोड़े टाइम के लिए भी अगर हटाई जाती है तब भी वो चोरी की डेफिनेशन में आ जाएगी। ठीक, तो स्लाइट मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी विल अमाउंट टू थेफ्ट। थोड़ी सी भी अगर प्रॉपर्टी को हटाया जाता है कोई व्यक्ति तो चोरी के ऑफेंस में आ जाता है। ठीक, जैसे कोई किसी घर में जाता है, वहां उसको घड़ी कोई दिखती, कोने में कोई घड़ी पड़ी हुई है, ठीक है, उसका इंटेंशन ये है कि ये घड़ी हम यहाँ से लेके चले जाएंगे, इसको यूज करेंगे। ठीक है, इस इंटेंशन से वो क्या करता है, अभी जो घड़ी सामने दिख रही थी उसने उस घड़ी को थोड़ा वहां से हटा करके छिपा दिया। इसलिए छिपा देता है कि बाद में इसको मौका पड़ने फिर मैं उठा के लेके चला जाऊंगा। अब यहाँ पर जैसे ही उस व्यक्ति ने उस घड़ी को जिस जगह पे रखी थी वहां से थोड़ा मूव किया कि छिपाने के लिए कि थोड़ा इसको छिपा देते हैं, तो जैसे वहां से थोड़ा सा भी मूव किया है उसने पांचवी कंडीशन फुलफिल कर दी, प्रॉपर्टी को मूव कर दिया। इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट अगर फुलफिल हो रहे हैं कि दूसरे के कब्जे में प्रॉपर्टी थी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी थी, बेईमानी का आशय इसके अंदर था, ठीक, और वो प्रॉपर्टी चल संपत्ति भी थी। तो क्योंकि सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं और संपत्ति को हटाया भी जाता है, इसलिए यहाँ चोरी का ऑफेंस कंप्लीट हो गया। तो जरूरी नहीं होता है कि चोरी तभी कंप्लीट होगी जबकि किसी के पोजीशन में पूरी तरीके से आ जाए। मूव करना जरूरी है, ठीक, किसी दूसरे के कब्जे से हटाने का आपका इंटेंशन हो और इस इंटेंशन के साथ में आपने प्रॉपर्टी को मूव किया, तो थोड़ी सी भी प्रॉपर्टी अगर मूव की जाएगी तो वहीं पर ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है थेफ्ट का। ठीक है, इस तरह केस है, विशाखा का केस है, द अक्यूज कट द स्ट्रिंग which fastened a neck ornament to the complainant's neck and removed the same from her neck. The accused held guilty of theft. इस केस में एक कोई महिला थी, उसने चेन पहना था, कहते एक महिला ने चेन पहना हुआ था, ठीक है, तो उस चेन का जो स्ट्रिंग होता है, जो धागा होता है जिससे बंधी हुई थी चेन गले में लगी हुई होती है, उस धागे को उसने रिमूव कर दिया। ठीक, उसको वहां से रिमूव किया जिसकी वजह से जो चेन थी वो गले से निकल के बेड पे गिर जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसने चोरी का ऑफेंस कंप्लीट कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका बेईमानी का इंटेंशन था कि ये जो इसके गले में जो नेक ऑर्नामेंट है, गले में जो इसके पास ऑर्नामेंट है वो हमें हटाना है। इस इंटेंशन से इसने क्या किया, उस स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग उसको रोकी थी गले में, उसको इसने रिमूव किया, हटाया, उसने कट किया। जैसे उसने कट किया उसको तुरंत वो जो नेक में जो चेन थी एक तरह से वो अलग हो जाती थी। तो यहाँ पर अलग होते ही भर में चोरी का ऑफेंस हो गया। जरूरी नहीं था कि वो जो ऑर्नामेंट था, जो आभूषण था, वो अपनी जेब में रख लेती महिला तब जाके ऑफेंस होता। ठीक है, तो वहीं पे ऑफेंस कंप्लीट हो गया जैसे ही उसने धागे को काटा और काटते भर में गले से चेन सेपरेट होती है, वहीं पे ऑफेंस कंप्लीट है। तो इसलिए यहाँ पर इसको चोरी का ऑफेंस का दोषी माना गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस है प्यारेलाल बस्सी स्टेट ऑफ राजस्थान 1963 का। द अक्यूज्ड वाज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम हिज ऑफिस। ही टूक ए फाइल एंड गेव इट टू एनी अदर पर्सन व्हिच ही रिटर्न्ड आफ्टर 2 days एंड अक्यूज्ड अगेन पुट इट बैक इन द ऑफिस। ठीक है, यहाँ पर जो अक्यूज था, अभियुक्त था, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था जिस ऑफिस में काम करता था। वहां से फाइल ये अनऑथराइज तरीके से विदाउट कंसेंट वहां से फाइल लेके चला जाता है, एक थर्ड पर्सन को उसको यूज करने को देता है और 2 दिन बाद वो फाइल वापस वो ऑफिस में लाके रख देता है। यहाँ पर इस एम्प्लॉय को चोरी का दोषी माना गया। ही वॉज हेल्ड गिल्टी फॉर कमिटिंग थेफ्ट। क्यों? क्योंकि
उसने वो जो फाइल थी उसको हटाया था, बेईमानी का आशय था उसको, रॉन्गफुल गेन किसी को पहुंचाने के इंटेंशन से उसने हटाया था, ठीक। तो क्योंकि डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, प्रॉपर्टी किसी और के कब्जे में, तो फाइल किसी और के ऑफिस के कब्जे में थी, बिना किसी कंसेंट को वहाँ पे हटाता, ठीक। अब भले ही वो 2 दिन के बाद उसको वापस कर देता तब भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ चोरी के ऑफेंस के लिए टेम्परेरी रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी भी थेफ्ट में आ जाता, ठीक। तो थोड़े टाइम के लिए, आप आधे घंटे के लिए भी प्रॉपर्टी हटाओगे तब भी वो चोरी में आ जाएगा, भले ही वापस बाद में प्रॉपर्टी दी जाती, ठीक। यहाँ पे भले ही 2 दिन बाद वापस कर दी गई है, लेकिन फिर भी ये चोरी का ऑफेंस हो गया, क्योंकि टेम्परेरी रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी सफिशिएंट फॉर द ऑफेंस ऑफ, चोरी के अपराध के लिए अस्थायी रूप से भी संपत्ति को हटाया जाना ये चोरी का ऑफेंस बन जाता है, ठीक है। तो परमानेंटली संपत्ति को हटाना आवश्यक नहीं होता है, टेम्परेरी रिमूवल काफी होता है, थोड़े टाइम के लिए भी प्रॉपर्टी हटाई जाती है तो वो चोरी का ऑफेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए 5 बेसिक एसेंशियल एलिमेंट थेफ्ट के, कि किसी और के कब्जे में प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, उस व्यक्ति के कंसेंट के बिना प्रॉपर्टी हटाई गई हो। तीसरी बात, प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, चल संपत्ति होनी चाहिए, अचल संपत्ति की चोरी नहीं हो सकती है। चौथी जो आवश्यक तत्व है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, संपत्ति को हटाने का बेईमानीपूर्ण आशय होना चाहिए। एंड लास्ट, मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का हटाया जाना। 5 के पांचों इसेंशियल एलिमेंट फुलफिल होंगे तभी चोरी का ऑफेंस बनेगा। एक भी इसेंशियल एलिमेंट अगर फुलफिल नहीं होता है तो चोरी का ऑफेंस नहीं होता, ठीक है। नाउ वेदर पर्सन कैन स्टील हिज ओन प्रॉपर्टी, क्या कोई व्यक्ति खुद अपनी संपत्ति की चोरी कर सकता है, ठीक है। तो यस, अ पर्सन कैन स्टील हिज ओन प्रॉपर्टी, एक व्यक्ति अपनी खुद की प्रॉपर्टी की भी चोरी कर सकता है, अगर 378 में दिए गए 5 के पांचों जो एसेंशियल एलिमेंट हैं उसमें से वो फुलफिल होता है, ठीक है। क्योंकि जो चोरी का ऑफेंस होता है वो पोजीशन के अगेंस्ट में होता है, ओनरशिप के अगेंस्ट में नहीं होता, ठीक है। तो आप उसके ओनर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर्टी अगर आपकी पोजीशन में नहीं है, भले ही आपकी प्रॉपर्टी हो, आपके पोजीशन में नहीं है और आपने उसको बेईमानी से अगर हटाया है तो चोरी का ऑफेंस हो जाएगा, ठीक है। 378 में 2 इलस्ट्रेशन जे और के में दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि कब कोई व्यक्ति अपनी खुद की प्रॉपर्टी की चोरी कर सकता है, ठीक है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, इफ ए ओज मनी टू जेड, ठीक, ए जेड के प्रति कुछ पैसा बाकी उसका है, फॉर रिपेयरिंग द वॉच, वॉच की रिपेयरिंग के लिए उसने घड़ी दी हुई थी जेड को, जिसकी रिपेयरिंग का पैसा अभी बाकी था, ठीक। एंड इफ जेड रिटेन्स वॉच लॉफुली एज ए सिक्योरिटी, ठीक, और क्योंकि भी पैसा भी बाकी था इसलिए जेड वो घड़ी अपने पास ही रखा हुआ था कि जब पैसा पेमेंट हो जाएगा फिर वो घड़ी उसको देनी थी, ठीक। यहाँ पर अगर ए टेक्स द वॉच आउट ऑफ जेड पोजीशन, ठीक, अगर ए जेड के कब्जे से वो घड़ी लेके चला जाता है, इस इंटेंशन से लेके चला जाता है जिससे कि जेड को जो रिपेयरिंग का पैसे है वो पैसे हमें देने ना पड़े, ठीक। तो यहाँ पर ए चोरी का ऑफेंस कर रहा है, क्यों? क्योंकि जो 5 एसेंशियल एलिमेंट हैं थेफ्ट के वो यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं। पहली बात क्या है, क्या वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे के कब्जे से हटाई गई? यस, वो जो घड़ी थी वॉच थी एक ही, वो प्रॉपर्टी उस वक्त जेड के पोजीशन में थी। सेकंड, क्या उसकी कंसेंट के बिना हटाएगी? यस, उसकी कंसेंट के बिना उसको हटाई। क्या मूवेबल प्रॉपर्टी थी? यस, जो वॉच थी वो चल संपत्ति ही थी, ठीक है। क्या बेईमानी से था? यस, बेईमानी से था, क्योंकि ए अपने आप को रॉन्गफुल गेन पहुंचाना चाह रहा था और जेड को रॉन्गफुल लॉस, जेड को उस पैसे से वंचित करना चाह रहा था जो पैसा उसको रिपेयरिंग के बदले मिलना, ठीक है। क्योंकि रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन पहुंचाने का इंटेंशन था ए का, ठीक। और लास्ट में क्या प्रॉपर्टी को मूव कराया गया, तो यहाँ प्रॉपर्टी का मूव भी हो गया, क्योंकि जेड के कब्जे से प्रॉपर्टी को लेके चला जाता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं इसलिए ए को अपनी ही संपत्ति की चोरी के लिए दोषी माना जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल कोई व्यक्ति अपने खुद की प्रॉपर्टी की चोरी कर सकता है, अपनी खुद की संपत्ति की चोरी कर सकता है, ठीक है। नाउ क्या हस्बैंड और वाइफ ये एक दूसरे की प्रॉपर्टी की चोरी कर सकते हैं, ठीक, वेदर हस्बैंड एंड वाइफ कैन कमिट थेफ्ट अगेंस्ट ईच अदर? तो यस, हस्बैंड और वाइफ ये दोनों भी, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ ये दोनों बिल्कुल अलग पर्सन होते हैं, एक सिंगल पर्सन नहीं होते हमारे क्रिमिनल लॉ के पर्पज से। तो अगर कोई प्रॉपर्टी एक हस्बैंड की खुद की प्रॉपर्टी है, उसके कब्जे में है और डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ में वाइफ उस प्रॉपर्टी को हटाएगी तो वाइफ चोरी के लिए दोषी मानी जाएगी। इसी तरीके से कोई वाइफ है किसी की, उसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी है, उसके पोजीशन में है और उसके पोजीशन से बेईमानीपूर्ण आशय के साथ में अगर प्रॉपर्टी हस्बैंड हटाता है, जैसे किसी महिला का जो स्त्री धन होता है, ठीक, किसी भी महिला का जो स्त्री धन होता है
स्त्री धन पे महिला का खुद का अधिकार होता है क्योंकि उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। तो एक महिला के स्त्री धन को अगर उसका हस्बैंड या कोई भी दूसरा व्यक्ति उससे पूछे बगैर बेईमानी पूरा से रखते हुए हटाता है तो चोरी का ऑफेंस होता है। तो कहीं भी कोई भी किसी के अगेंस्ट में चोरी कर सकता है, ठीक, कोई भी यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, फादर सन हो सकते हैं, मतलब कोई भी किसी की प्रॉपर्टी की चोरी कर सकता है अगर 378 में दिए गए 500 इसेंशियल एलिमेंट फुलफिल हो रहे हैं कि किसी दूसरे के कब्जे से प्रॉपर्टी को हटाई गई हो, प्रॉपर्टी चल संपत्ति हो, विदाउट कंसेंट हो, डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो और प्रॉपर्टी को मूव कराएगा। 5 के 500 एसेंशियल अगर फुलफिल हो रही है तो कोई भी व्यक्ति चोरी का ऑफेंस कर सकता है, खुद अपनी प्रॉपर्टी की भी चोरी कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक थेफ्ट का कंप्लीट हो गया। जो थेफ्ट पर जो क्वेश्चन आता है ये लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से। ये जो भी क्वेश्चन आता है इसमें थेफ्ट पूछ लेगा, लास्ट में भी पूछ लेता है क्या कोई व्यक्ति अपनी खुद की प्रॉपर्टी की चोरी कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। तो नाउ ये टॉपिक कंप्लीट होता है।